फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11 की जो सोशलॉजी की बुक है, बुक 1 से चैप्टर नंबर 2 जिसकी मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो डाल चुकी हूँ। समाजशास्त्र में प्रयोग शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका प्रयोग, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन सोशलॉजी में क्या है, उसका किस तरह से यूज़ होता है और क्या क्या वर्ड्स हैं जो सोशलॉजी के अंदर हमें पढ़ने को मिलेंगे। तो फिर उसी चीज़ के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे एंड उसके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, MBD से लिए हुए हैं। और अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका 90+ चैप्टर तो अच्छे से क्लियर हो ही जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चंस तो ऐसे ही हैं जो 101% आपसे पूछे ही जाते हैं, हर साल एग्ज़ाम में आती ही हैं ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एंड अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसकी मैं आप एक्सप्लेनेशन वीडियो डाल चुकी हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखी तो वो देख सकते हैं। 3 पार्ट में मैंने चैप्टर के लिए अपना कंप्लीट कर दिया एंड बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन है। आई होप वो देखने के बाद अगर आप ये वाली वीडियो देखते हैं तो आपको चैप्टर जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। और ये आपके वेरी शॉर्ट भी कह सकते हैं, आप शॉर्ट भी कह सकते हैं, 1 नंबर में भी आ सकते हैं, 5 नंबर में भी आ सकते हैं। तो आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। अगर आपको आता होगा तो आप अपनी लैंग्वेज में भी बना के लिख सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है सामाजिक समूह का अर्थ बताइए। तो सबसे पहले जो हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना होता है कि सामाजिक समूह का अर्थ क्या है। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो में भी अच्छे से डिस्क्राइब किया था कि सामाजिक समूह क्या होते हैं। तो सामाजिक समूह हम बेसिकली उसको कहते हैं जिस समूह में, समूह किसे कहते हैं, ग्रुप को, जिस ग्रुप में हमें सामाजिक संबंध पाए जाएंगे, जिस समूह में सामाजिक संबंध पाए जाएंगे उसी को हम सामाजिक समूह कहते हैं। अगर मान लीजिए अगर कोई समूह है और उसमें सामाजिक संबंध नहीं है तो उसको हम सामाजिक समूह नहीं कहेंगे, वो एकमात्र भीड़ कहलाई जाएगी उसमें अगर सामाजिक संबंध नहीं है। और अगर उस समूह में सामाजिक संबंध है, आपसे नज़दीकी है, तो हम उसको सामाजिक समूह का नाम देंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है सामाजिक समूह की 2 विशेषताएं बताएं। तो सामाजिक समूह में क्या होता है, एक तो क्या होता है, आपसी संबंध होते हैं, हम की भावना होती है, यानी कि एकता की भावना होती है, फीलिंग ऑफ यूनिटी हम कह सकते हैं, वी फीलिंग्स होती हैं यानी कि हम की भावना, सामाजिक संबंध होते हैं। सामाजिक संबंध है ये तो ऐसा पॉइंट है विशेषता में सामाजिक संबंध होते हैं, मतलब कि सामाजिक संबंध है जब भी तो वो सामाजिक समूह कहला रहा है। सामाजिक संबंध नहीं होते उस समूह में तो वो सामाजिक समूह ही नहीं कहलाता। तो एक तो ये हो गया विशेषता में। तो मैंने आपको 3 बता दी, जैसे कि हम की भावना, वी फीलिंग, एकता की भावना, यूनिटी की, और क्या होता है सामाजिक समूह में सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारा मनुष्य ने समूह का निर्माण क्यों किया। तो जो इंसान है इंसानों ने जो ग्रुप है, ग्रुप की स्टार्टिंग ही क्यों की, क्यों इसका स्टार्टिंग हुई ग्रुप की। तो पहले ज़माने में क्या होता था, पहले ज़माने में आदि मानव होते थे जो कि अपने मतलब भोजन के लिए, खाने के लिए अपना शिकार करते थे। और कभी कभार वो अपना शिकार जब करते थे तो वो उनको खुद भी शिकार होना पड़ता था क्योंकि वो अकेले होते थे। तो उन्होंने क्या सोचा कि समूह का निर्माण किया, जब इसे स्टार्टिंग हुई ताकि वो अकेले ना पड़ जाएं। अगर समूह होगा तो एकता होगी, उनमें एकता की भावना होगी। तो अगर फीलिंग ऑफ यूनिटी होगी यानी कि एक साथ यूनिटी होगी उनमें, तो क्या होगा, किसी को एक अकेले जो बंदा होगा उसको डर भी लगेगा शिकार होने से, शिकार करने से, कि हम भी शिकार ना हो जाए। तो उनमें एक दूसरे का साथ आ जाएगा और बहुत सारे जने हो जाएंगे तो वो किसी और का सामना भी कर सकते हैं और ख़ुद को शिकार होने से बच भी सकते हैं। तो यही है कि इसलिए ही मनुष्य ने समूह का निर्माण किया। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर यही लिखा हुआ है क्योंकि शिकार होने से बचने के लिए आदि मानव ने समूह की यानी कि ग्रुप की रचना की ताकि वो अपने आप को, ना केवल अपने आप को बचाया जा सके बल्कि अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा किया जा सके। वैसे भी अकेला जो इंसान होता है अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता, तो उसे समूह तथा व्यक्तियों के सहयोग की, व्यक्तियों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए समूह का निर्माण हुआ। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं सामाजिक समूह की 2 परिभाषाएं दीजिए। तो मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो में भी आपको बताया था। तो यहाँ पर जो है समूह की परिभाषा देनी है तो आपसे 1 भी पूछी जा सकती है या फिर 2। तो हैरी एम जॉनसन यानी कि एक ये समाजशास्त्री हैं, सोशलॉजिस्ट है, इनके अकॉर्डिंग सामाजिक समूह की जो परिभाषा है वो ये है
सामाजिक समूह अंतर क्रियाओं की व्यवस्था है। इन्होंने कहा है कि सामाजिक समूह जो है वो अंतर क्रियाओं की व्यवस्था है। और मैकाइवर तथा पेज के अनुसार, ये भी सोशलॉजिस्ट ने, मैकाइवर तथा पेज, इनके अकॉर्डिंग जो है सामाजिक समूह वो समूह है, वो ग्रुप है जिससे हमारा अभिप्राय किसी भी ऐसे व्यक्तियों के संकलन से है। किसी भी ऐसे व्यक्तियों के संकलन किसे कहते हैं, मतलब भीड़ इकट्ठी हो जाती है, ऐसे व्यक्तियों के समूह से है जिनमें आपस में क्या होते हैं, सामाजिक संबंध होते हैं। तो ये तो बहुत ही ईजी है। जिन लोगों में, जिस ग्रुप में सामाजिक संबंध पाए जाते हैं उसको सामाजिक समूह कहते हैं। ये किसने कहा था, मैकाइवर तथा पेज ने। और सामाजिक समूह जो है अंतर क्रियाओं की व्यवस्था, ये किसने कहा था, हैरी एम जॉनसन ने। ये दोनों ही सोशलॉजिस्ट हैं। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है प्राथमिक समूह का अर्थ बताइए। तो सामाजिक समूह जो है उसको दो भागों में बांटा था, एक प्राथमिक समूह, एक द्वितीयक समूह। किसने, चार्ल्स कूले ने। चार्ल्स कूले एक समाजशास्त्री हैं, सोशलॉजिस्ट हैं। उन्होंने प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में सामाजिक समूह को बांटा था। तो अब हम यही जानते हैं कि सामाजिक समूह क्या होता है। तो चार्ल्स कूले के अनुसार जो प्राथमिक समूह है वो समूह होते हैं जिनके सदस्यों के बीच संबंध कैसे वाले संबंध होते हैं, रिलेशन जो होते हैं बहुत ज़्यादा प्यार वाले होते हैं, आदर वाले होते हैं, एक दूसरे के साथ हमदर्दी वाले होते हैं और सहयोग से भरपूर होते हैं। तो प्राथमिक समूह, और जो होते हैं प्राथमिक समूह, उनमें स्वार्थ की भावना यानी कि सेल्फिशनेस की जो फीलिंग होती है, सेल्फिश वाली फीलिंग, वो बिल्कुल नहीं देखने को मिलती। इसमें जो क्या होता है प्राथमिक समूह में, ईर्ष्या और ऐसे जो भावनाएं होती हैं, ईर्ष्या, जलन वाली, नफरत वाली भावनाएं ऐसी नहीं होती। इनमें बहुत ज़्यादा प्यार होता है प्राथमिक समूह के संबंध में। प्राथमिक समूह के जो सदस्य होंगे उसमें प्यार होता है, आदर होती है, हमदर्दी होता है, एक दूसरे की हेल्प करने का वो होता है कि सहयोग करते हैं एक दूसरे की, ठीक है, एक दूसरे से आदर करते हैं, हमदर्दी की भावना होती है, प्यार की भावना। और ये छोटे होते हैं, आकार में छोटे भी होते हैं प्राथमिक समूह, ठीक है। तो यही प्राथमिक समूह होते हैं कि आकार में छोटे होंगे, जिनमें आदर, हमदर्दी वाली भावना पाई जाएगी और जिनमें स्वार्थ की यानी कि सेल्फिश वाली जो फीलिंग होती है वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती। तो यही होते हैं प्राथमिक समूह। अब इसकी हमें विशेषताएं बतानी है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो प्राथमिक समूह की विशेषताएं में यही आ गया, एक तो आकार में छोटे होते हैं, सेल्फिशनेस यानी कि स्वार्थ की भावना देखने को नहीं मिलती, आदर, प्यार, हमदर्दी और सहयोग वाली भावना देखने को मिलती है। ऐसे वाले संबंध होते हैं, इसमें जो अच्छे संबंध होते हैं वो प्राथमिक समूह में देखने को मिलते हैं। और क्या होता है प्राथमिक समूह में, और क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, प्राथमिक समूह में स्थिरता होती है। स्थिरता सेकंड पॉइंट में लिखा है, प्राथमिक समूह में स्थिरता होती है। नज़दीकी संबंधों के कारण इन समूहों में अधिक स्थिरता रहती है। स्थिरता बेसिकली हम कहते हैं स्टेबिलिटी को। स्टेबिलिटी मीन्स होता है मतलब टिकाऊ रहते हैं। प्राथमिक समूह जो होते हैं मतलब लास्ट तक चलते हैं, ठीक है, एकदम बाद तक चलते ही रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चढ़ते। जैसे हमारा परिवार जो है प्राथमिक समूह का एग्जाम्पल है। परिवार में आदर वाले सम्मान होते हैं, एक दूसरे के प्रति आदर होता है, हमदर्दी वाली भावना होती है और सम्मान होता है, और छोटे भी होते हैं और उनमें ऐसा नहीं होता कि जो जलन वाली भावना, ऐसी वाली भावना नहीं होती एक दूसरे के प्रति। तो यही होते हैं सामाजिक समूह की विशेषता में कि स्थिरता, स्टेबिलिटी भी रहती है, टिकाऊ होते हैं, लास्ट तक चलते हैं। ऐसा नहीं है कि आज समूह है कल बिखर गया, कल टूट गया, ऐसा नहीं होता। तो इसमें प्राथमिक समूह में स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता बनी रहती है। अब क्वेश्चन नंबर 7 आता है हमारा, कूले ने यानी कि जो चार्ल्स कूले हैं उनकी बात हो रही है, जो सोशलॉजिस्ट है। कूले ने प्राथमिक समूह के कौन से प्रकार बताए, तो उन्होंने कौन कौन से प्रकार बताएं सामाजिक समूह के, जो एग्जाम्पल्स हैं उसको देना है। जैसे कि परिवार जो है, मैंने आपको बताया था कि जो फैमिली है वो प्राथमिक समूह की ही एक उदाहरण है। तो कूले ने क्या क्या बताया, परिवार एक तो प्राथमिक समूह में आ गया, पड़ोसी जो होते हैं वो भी प्राथमिक समूह में आते हैं, और खेल समूह, बच्चों के जो खेल समूह होते हैं वो भी प्राथमिक समूह के ही उदाहरण है। क्योंकि बच्चों के खेल समूह में भी ऐसे वाली भावना, अच्छी भावना, प्यार, आदर, हमदर्दी वाली भावना होती हैं, और छोटे होते हैं और स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता बनी रहती है, और ईर्ष्या वाली भावना, स्वार्थ की भावना जो होती है वो नहीं होती। अब हम बात करते हैं द्वितीयक समूह क्या होते हैं। तो अभी हमने जाना प्राथमिक समूह, अब हम बात करते हैं द्वितीयक समूह। तो द्वितीयक समूह जो होते हैं वो बिल्कुल प्राथमिक समूह के अपोजिट होते हैं। हमने प्राथमिक समूह में जो पढ़ा उसका उल्टा, हमने प्राथमिक समूह में पढ़ा ये छोटे होते हैं, तो ऐसे द्वितीयक समूह बड़े होते हैं आकार में। हमने पढ़ा था कि प्राथमिक समूह में स्वार्थ की भावना यानी कि सेल्फिशनेस नहीं होती, इसमें जो है द्वितीयक समूह में सेल्फिशनेस भरपूर होती है, यानी कि स्वार्थ की, जलन और ईर्ष्या की भावना जो है वो ज़्यादा होती है, भरपूर होती है। ग्रुप जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं आकार में,
और जो हमने पढ़ा था प्राथमिक समूह में क्या होता था, स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी, टिकाऊ होते थे। ये ऐसा नहीं होता था कि आज है कल नहीं है। लेकिन द्वितीयक समूह इसका अपोजिट है, उसमें स्थिरता बिल्कुल नहीं होती, टूट भी सकते हैं। तो यही है इन सब के जो द्वितीयक समूह में यही होते हैं, स्वार्थ की से भरपूर होती है इसकी भावना, ठीक है। और सदस्यों के बीच जो होते हैं स्वार्थ की भावना होती है, छोटे होते हैं। अब हम बात करते हैं द्वितीयक समूह की कुछ विशेषताएं। अपना क्वेश्चन नंबर 9, द्वितीयक समूह की 3 विशेषता बतानी है। तो एक तो यही हो गया कि विशाल होते हैं यानी कि बड़े होते हैं, संख्या ज़्यादा होती है इन समूह में, और स्वार्थ की भावना होती है। ये लिख दो। एक आ जाएगा कि थर्ड पॉइंट में व्यक्तियों के बीच जो द्वितीय समूह के जो व्यक्ति होते हैं, लोग होते हैं, मेंबर होते हैं, उनके बीच अप्रत्यक्ष संबंध पाए जाते हैं। अप्रत्यक्ष संबंध मतलब कि इनडायरेक्टली रिलेशन। जैसे कि इसका एग्जांपल राजनीतिक दल, जैसे कि पार्टियां होती हैं, उनके बीच क्या होती है, स्वार्थ की भावना होती है, एक दूसरे के प्रति नफरत होती है, और काफ़ी ज़्यादा बड़े भी होते हैं और टिकाऊ भी नहीं होते इतने, है ना, काफ़ी विशाल भी होते हैं। जो पार्टी होती हैं जैसे कि हम कांग्रेस, बीजेपी वाली जो पार्टियां होती हैं काफ़ी बड़ी भी होती हैं, और इनमें क्या स्वार्थ की भावना होती है एक दूसरे के प्रति, ठीक है। और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है थर्ड में अप्रत्यक्ष संबंध होते हैं, मतलब एक दूसरे के जो संबंध है एक दूसरे से वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी वाले नहीं होते, बिल्कुल इनडायरेक्टली रिलेशन जिसको हम कह सकते हैं। बेसिकली इनडायरेक्टली रिलेशन होते हैं द्वितीयक समूह में। जो सेकेंडरी ग्रुप होते हैं उनमें इनडायरेक्टली रिलेशन, एक दूसरे को नहीं जानते, बस हाँ एक ग्रुप के मेंबर तो हैं सब, लेकिन एक दूसरे को जानते नहीं, इसलिए कहा है कि इनडायरेक्टली रिलेशन होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, औपचारिक समूह और अनौपचारिक समूह। तो समूह जो हैं उनको 2 प्रकार में बांटा था, एक अनौपचारिक, एक औपचारिक, यानी कि ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल। तो हम पहले जानते हैं अनौपचारिक यानी कि अनऑफिशियल जो ग्रुप होते हैं उनके बारे में, वो कौन से होते हैं। तो अनौपचारिक समूह का अर्थ है उन समूह से है जिनका निर्माण जो अचानक से हो जाता है। अनौपचारिक यानी कि अनऑफिशियल ग्रुप में हमारे वो आगे जो ग्रुप एकदम से अचानक से बन जाते हैं, और उनमें क्या होता है अपने आप ही खुद ही बन जाते हैं और अचानक से बन जाते हैं, और उनका उद्देश्य जो होता है, मोटिव जो होता है उनका यही एक सेम ही मोटिव होता है। वाले व्यक्ति एक दूसरे की अंतर्क्रिया करते हैं जिससे ये समूह बनाए जाते हैं। हाँ, इसमें एग्जाम्पल में जैसे ये आ गया कि बच्चों के खेल समूह, एक ही मोटिव होता है, खेलना है उनको, तो यही है कि अचानक से भी बन जाते हैं और अपने आप ही बन जाते हैं। ऐसा नहीं जो जिससे बात कर ली वो खेल समूह बन गए। जैसे कि बच्चों का खेल समूह इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, खुद भी बन जाते हैं, अचानक से बन जाते हैं, अपने आप ही मतलब उसका निर्माण हो जाता है। तो यही इसमें आ जाते हैं बच्चों के खेल समूह, और आकार में भी छोटे होते हैं। जो अनौपचारिक होते हैं आकार में छोटे होते हैं। अब इसका अपोजिट है औपचारिक, यानी कि ऑफिशियल जो ग्रुप होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं, उसमें स्वार्थ की भावना बहुत ज़्यादा होती है और नियम को मानना पड़ता है, नियमों से भरपूर होते हैं। हाँ, अब हमारा आता है औपचारिक समूह यानी कि ऑफिशियल जो ग्रुप होते हैं, उसमें क्या होता है, इसका अनौपचारिक का बिल्कुल अपोजिट है। ये जो होते हैं ये बड़े होते हैं यानी कि विशाल होते हैं, और इसमें क्या होती हैं, इसमें नियम का पालन होता है, नियमों से भरपूर होते हैं, जैसे कि सेना, पुलिस इसके एग्जाम्पल हैं। और ये वो क्या थे, अनौपचारिक थे, खुद ही अपने आप अचानक से बन जाते थे, लेकिन औपचारिक जो उनको जानबूझकर बनाया जाता है उसे हम औपचारिक समूह कहते हैं, जो कि विशाल होते हैं, बड़े होते हैं, जानबूझकर बनाया जाता है और नियम से भरपूर होते हैं, तो वो होते हैं हमारे औपचारिक समूह। इसके उदाहरण में हमारा गया जैसे कि सेना, पुलिस इत्यादि, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 आता है सामाजिक सत्रीकरण का अर्थ बताइए। तो सामाजिक सत्रीकरण किसे कहते हैं, सत्रीकरण किसे कहते हैं, ऊंच नीच के आधार पे, छोटे बड़े के आधार पे व्यक्तियों को विभाजन करना, उनको बांटना, ठीक है। जैसे कि अमीर गरीब में बांटना, व्यक्तियों को बांट देते हैं ना समूह में, ये ऊंची जाति के हैं तो उनको अलग कर दिया, ये निचली जाति के हैं तो उनको अलग कर दिया। तो किसी के भी आधार पे उनको बांटना वो हमारे सामाजिक सत्रीकरण कहलाता है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है सामाजिक जो सत्रीकरण होता है, यानी कि ऊंच नीच के आधार पे, छोटे बड़े के आधार पे जो व्यक्तियों को बांटते हैं उनकी 2 विशेषताएं बतानी है। तो एक तो सर्वव्यापक प्रक्रिया होती है और एक पदों की असमानता होती है सत्रीकरण में। तो सर्वव्यापक प्रक्रिया क्या होती है, जिसमें क्या होता है, सर्वव्यापक प्रक्रिया वो है सत्रीकरण सर्वव्यापक प्रक्रिया, क्योंकि ऐसा कोई समाज नहीं है जिसमें सत्रीकरण ना पाया गया। बिल्कुल करेक्ट बात है, यानी कि बिल्कुल ठीक है।
बात है ये वाली, क्योंकि जो सर्वव्यापक प्रक्रिया हर किसी में देखने को मिलती है। सर्वव्यापक प्रक्रिया का बेसिकली ये मीनिंग है कि कोई समाज ऐसा नहीं है जिसमें सत्रीकरण ना हो, मतलब ऊंच नीच के आधार पे या छोटे बड़े के आधार पे लोगों को विभाजन ना हो, लोगों को ना बांटते हो। आपका समाज हो या मेरा समाज हो या किसी और का भी समाज को ले लो, हर समाज में आपको सत्रीकरण देखने को मिलता ही मिलता है। ऐसा कोई समाज नहीं जिसमें सत्रीकरण ना पाया गया हो, ठीक है। तो उसी को कहते हैं सर्वव्यापक प्रक्रिया। पदों की असमानता क्या होती है सत्रीकरण में? इसमें प्रत्येक सदस्य की स्थिति एक समान नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, पदों की असमानता होती है। सत्रीकरण में क्या होता है? पदों की असमानता, यानी कि जो हर व्यक्ति कोई उच्च जाति का होता है, कोई निम्न जाति का होता है, जब भी तो उनका सत्रीकरण होता है, जब भी तो उनको बांटते हैं ऊंच नीच के आधार पे। कोई अमीर होते हैं, कोई गरीब होता है, किसी की स्थिति ऊंच होती है तो किसी की स्थिति निम्न होती है। तो ये है सबके पद जो होते हैं उनकी अलग अलग होती है, इसलिए पदों की असमानता होती है। अब क्वेश्चन नंबर 14 आता है, सत्रीकरण सामाजिक होता है, वो कैसे? तो हमें ये बताना है जो सत्रीकरण है वो समाज में ही तो होता है। तो ये बेसिक सा पॉइंट है। सत्रीकरण जो हो रहा है ऊंच नीच के आधार पे, छोटे बड़े के आधार पे जो लोगों को बांटते हैं वो हमारे समाज में ही तो बांटते हैं, इसलिए वो सामाजिक भी है, क्योंकि समाज के जो सदस्य हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है सत्रीकरण, इसलिए ये सामाजिक होता है। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हमें पूछा गया है कि सामाजिक सत्रीकरण के मुख्य आधार बताओ। यानी कि सत्रीकरण, जो सामाजिक सत्रीकरण होता है, जो डिवाइड होता है लोगों का ऊंच नीच के आधार पे, छोटे बड़े के आधार पे, तो उसके आधार क्या क्या हैं? तो उसके दो आधार होते हैं, एक होता है जैविक आधार और एक होता है सामाजिक सांस्कृतिक आधार, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक आधार, जिसको हम सोशल कल्चर कह सकते हैं। तो एक जैविक आधार होता है, एक सोशल कल्चर वाला आधार होता है, जिसको हम सामाजिक सांस्कृतिक आधार कहते हैं हिंदी में। तो इन दोनों के बारे में आप समझते हैं, जैविक आधार और सामाजिक सांस्कृतिक आधार क्या क्या होता है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें हमसे यही पूछा है कि जैविक आधार बताना है, कि जैविक आधार के जो एग्जाम्पल है उसके बारे में बताना है। सत्रीकरण जो जैविक आधार पे होता है वो कैसे होता है। और 17 में यही पूछा है कि सत्रीकरण जो है उसके जो सामाजिक सांस्कृतिक आधार हैं वो कौन कौन से हैं। तो जो सत्रीकरण जैविक आधार पे होता है वो होता है लिंग के आधार पे, आयु के आधार पे, प्रजाति या जन्म के आधार पे। जैसे कि लिंग के आधार पे मान लीजिए, जैसे कि फीमेल और मेल को डिवाइड कर दिया जाता है, ये लड़कियाँ, ये औरतें हैं, ये आदमी हैं। ऐसी आयु के आधार पर जो ज़्यादा एज के होते हैं उनको कहा जाता है ये ओल्ड एज है, जो कम एज के होते हैं उनको कहा जाता है ये यंग है। प्रजाति के आधार पे, यानी कि जो उच्च जाति वाले होते हैं उनको यही कहा जाता है कि वो तो उच्च जाति है इनके, और जो कम निचली जाति के होते हैं उनको बांट दिया जाता है उच्च जाति और निचली जाति में। ऐसे ही जन्म के आधार पर बांटते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 17 में सामाजिक सांस्कृतिक आधार के बांट दिया जाता है। आर्थिक आधार पे, काम के आधार पे, इसका काम ज़्यादा अच्छा चलता है, इसका व्यापार कम चलता है। शिक्षा के आधार पर बांट देते हैं, या एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है। तो ये यही इसके एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जो कि है परिस्थिति का अर्थ बताइए। तो परिस्थिति क्या होती है? जो समाज में व्यक्ति की जो हम कह सकते हैं जो व्यक्ति स्टेबल है समाज में, जो उसको स्थान प्राप्त है, वही परिस्थिति कहलाती है। तो किसी व्यवस्था विशेष में किसी समय में एक व्यक्ति को जो स्थान प्राप्त होता है, मतलब किसी व्यवस्था में किसी भी समय में जो व्यक्ति का स्थान है उसको प्राप्त होता है। जैसे कि कोई डॉक्टर है, उसको क्या स्थान प्राप्त है? वो एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर ही करता है हॉस्पिटल में, तो उसको क्या स्थान है? वो डॉक्टर है। ऐसे सबके जो हैं स्थान अलग अलग होते हैं, वही हमारी परिस्थिति कहलाती है, ठीक है, समाज में जो उसका स्थान प्राप्त होता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19 आता है भूमिका का अर्थ, यानी कि भूमिका किसे कहते हैं? रोल। भूमिका को हम क्या कहते हैं? रोल। तो हर इंसान का अलग अलग रोल होता है। तो प्रत्येक सामाजिक परिस्थिति के साथ सामाजिक निश्चित कार्य भी होते हैं। हर परिस्थिति के अपने अपने कार्य होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया डॉक्टर है, तो उसकी परिस्थिति क्या है? उसकी एक परिस्थिति ये है कि वो डॉक्टर है, लेकिन परिस्थिति के साथ उसको एक काम भी तो करना पड़ता है। वो क्या करता है? उसका जो रोल है वो यही है कि वो डॉक्टरी करता है, अपने डॉक्टर वाले काम करता है। तो उसकी भूमिका क्या है? हॉस्पिटल में जाना। उसका रोल यही है कि वो हॉस्पिटल में जाता है, मरीजों को देखता है। तो हर इंसान की भूमिका अलग अलग होती है। आपकी भूमिका अलग है, मेरी अलग है, हर इंसान की भूमिका जो है वो अलग अलग होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में आता है सामाजिक नियंत्रण क्या है। तो सामाजिक नियंत्रण तो बहुत ही ईजी और अक्सर एग्जाम में पूछ लिया भी जाता है, तो इसको ध्यान से समझिए। सामाजिक नियंत्रण कहलाता है जो व्यक्ति होते हैं, जो नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग होते हैं समाज में, यानी कि काफ़ी लोग समाज में ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करते हैं, और नकारात्मक सोच वाले होते हैं, वो नकारात्मक प्रवृत्तियाँ वाले लोग हम उसको कह सकते हैं, जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लूटते वूटते हैं, गंदे लोग होते हैं, ठीक है। तो उन सबको नियंत्रण में करने के लिए सामाजिक नियंत्रण का जो वो है नियंत्रण लगाया जाता है, उन सबको रोकने के लिए, समाज सुरक्षित रहे,
समाज को कोई खतरा ना हो, है ना, समाज सेफ रहे, तो इसलिए नियंत्रण लगाया जाता है। उसी को हम सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। नियंत्रण मतलब बेसिकली सामाजिक नियंत्रण मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए जाते हैं ताकि समाज सुरक्षा रहे, समाज सेफ रहे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 में आते सामाजिक नियंत्रण की विशेषताएं बतानी है। तो यही है सामाजिक नियंत्रण की विशेषताएं कि जो नकारात्मक प्रवृत्तियां, नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग होते हैं, उनसे बचाने के लिए, ताकि समाज जो है वो सुरक्षित रहे, बिल्कुल सेफ रहे हमारा समाज, सोसाइटी। कुछ सेकंड पॉइंट में लिखा है सामाजिक नियंत्रण जो है व्यक्तिगत व्यवहार पर दबाव डालता है ताकि वो समाज को नुकसान ना पहुंचा सके। यानी कि जो नकारात्मक प्रवृत्तियां वाले लोग होते हैं, नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग, उनसे बचाता है समाज। जो नियंत्रण लगाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन जो लगते हैं, वो समाज जो है उनसे बचने के लिए, ताकि समाज सेफ रहे, जो गंदे लोग होते हैं वो नुकसान ना पहुँचा सकें। तो यही है सामाजिक नियंत्रण, रूल लगाए जाते हैं। अब सामाजिक नियंत्रण के जो मुख्य कार्य हैं वो क्या हैं? तो सामाजिक नियंत्रण के मुख्य कार्य में यही आ जाता है समाज को नुकसान ना पहुंचे, जो समाज का जो कल्चर है वो एकदम बना रहे, समाज की जो संस्कृति है, कल्चर, उसको नुकसान ना पहुंचे, ताकि वो आने वाली पीढ़ियों को भी उस समाज का जो कल्चर है वो देखने को मिल सके। ठीक है, इसलिए नियंत्रण यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए जाते हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 23 और 24 सेम है बिल्कुल। 23 में है अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक अनौपचारिक, एक सामाजिक नियंत्रण होता है जो कि औपचारिक होते हैं, यानी कि अनऑफिशियल और ऑफिशियल। ठीक है, तो सामाजिक नियंत्रण जो अनौपचारिक होते हैं, औपचारिक होते हैं, इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी और इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ। और यहाँ पर जो है अनौपचारिक, औपचारिक, इससे आपका ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट आ जाएगा तो आप लिख भी सकते हैं। जिसमें औपचारिक, अनौपचारिक ढंग होते हैं वो अनौपचारिक होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके आ गए उदाहरण के तौर पे, हम मान लीजिए धर्म, परिवार, लोकचार, लोक रीतियाँ, या अनौपचारिक में आ गए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि औपचारिक जो होते हैं, ऑफिशियल, उसमें हमारे आ गए कानून, जेल, न्यायालय, जो कि सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 25 ऐसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है। PDF अगर आप देखना चाहते हैं तो उसमें आपको और ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट में भी मैं पिन कर दूँगी, मिल जाएगा कमेंट में भी आपको उसका पिन। आप PDF देख सकते हैं। PDF में बहुत ज़्यादा क्लियर पेज आप पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। एंड अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी बेनिफिट मिला तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स तक, ताकि उनको भी ये क्वेश्चन आंसर्स मिल सके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज शेयर इट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।